हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द लाइव मैथ्स पे। तो चलिए आज हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीडीपी का, जो कि 8 जनवरी 2022 में पेपर 1 का पूछा गया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं पेपर 1 क्लास 1 to 5 सीडीपी का क्वेश्चन। जो भी इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितनी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है विकासात्मक परिवर्तन। बाकी यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन को देखते हुए आपका जो सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। कहने का मतलब है कि विकासात्मक अब जो देख रहे हैं परिवर्तन, ये किसके साथ जाएगा? वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है। विकासात्मक परिवर्तन जो है वंशानुक्रम कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है। तो ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है खाली स्थान स्थूल गत्यात्मक चालन का कौशल का उदाहरण है, जबकि खाली स्थान में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। अब यहाँ ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन 4 आपका दिया हुआ है। तो 4 को आप अच्छे से देखिएगा, जिसमें एक है भागना, चित्र बनाना, दूसरा है निचोड़ना, चलने, उसके बाद तीसरा आपका है पकड़ना, चढ़ने, चौथा आड़े तिरछी रेखा बनाना या ताली बजाना। तो इसमें आप देख रहे हैं जैसा कि, तो जिस अनुसार से आप देख रहे हैं उसमें आपका जो सटीक आंसर आपका जाएगा, ध्यान दीजिएगा 4 ऑप्शन को आप ध्यान से देख रहे हैं, इसमें जो आपका सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। कहने का मतलब भागना स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का एक उदाहरण है, जबकि चित्र बनाना में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। तो ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में बोला गया इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी। अब यहाँ देखिएगा 4 ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत किया गया है और इसमें से पूछा गया है कि बाल्यावस्था में होने का कारण। तो बाल्यावस्था का काल आपको पता होगा कि बाल्यावस्था जो है 6 से 12 वर्ष की अवस्था जो होता है बाल्यावस्था कहलाता है। तो बस इसका ऑप्शन आप 4 देखेंगे, 4 ऑप्शन को देखते हुए इसमें आंसर टिक करेंगे। तो इसमें जो आपका सटीक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। 4 कहने का मतलब है एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है। तो जाहिर सी बात है तार्किक रूप से तर्क करना, यानी कि ये जीन पियाजे वाला में भी बताए थे आप लोग को कि जीन पियाजे का जो अवस्था था 4 अवस्था, जिसमें तीसरा अवस्था आपका 7 से 11 था, उस अवस्था में कहीं ना कहीं तर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो ये चीज़ उसी पे रिलेटेड भी कर सकते हैं आप। तो तीसरा क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 4 आपका सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में बोला गया है, देखिए यहाँ अभिकथन और कारण का क्वेश्चन दिया हुआ है। बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं एवं मूल्य और जीवन मानदंडों को जानते हैं। उसी तरह कारण में दिया गया है परिवार बच्चों के समाजीकरण का एक द्वितीय अभिकारक है। अब यहाँ देखिए 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है और इसमें क्या सटीक होगा उसके हम देखेंगे आगे के लिए। तो आगे हम लोग ध्यान देंगे जिस तरह से इसमें दिया हुआ है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें देखिए कूट 1 में दिया हुआ ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 2 में ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन 3 में है ए सही है किंतु आर गलत है, और ऑप्शन 4 है ए और आर दोनों गलत है। तो जैसा कि यहाँ हम लोग क्वेश्चन में देखें उस अकॉर्डिंग आप ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो आपका सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। 3 में कहने का मतलब कि ए सही है परंतु आर गलत है। अब कैसे, इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ए में दिया गया है बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं एवं मूल्य और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है परिवार बच्चों के समाजीकरण का एक द्वितीयक अभिकारक। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कहीं ना कहीं जो द्वितीयक का बात कहा गया तो ये आपका गलत हो जाएगा।
परिवार जो होता है प्रथम पाठशाला, यानी कि पहला यहाँ पे आना चाहिए फर्स्ट, तो ये आपका गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो 5 में क्या कहा जाता है वो बोलेंगे हम लोग, ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, और यहाँ देखिए आप 4 ऑप्शन आपका सामने दिया हुआ है और सही सुमेलित के बारे में पूछा गया है। तो इसमें जो आपका सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ जाएगा। थर्ड कहने का मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। अब जैसे ही मूर्त अवस्था आ गया तो ये जाहिर सी बात है कि आपका कौन सा ईयर आएगा, 7 से 11 वर्ष। ये पहले वीडियो में हम लोग जीन पियाजे के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि 7 से 11 वर्ष जो होता है मूर्त संक्रियात्मक होता है, और जैसे ही अमूर्त होगा तो 11 वर्ष से ऊपर का अवस्था हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में आपका बोला गया है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन के बारे में यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे जो आपका सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर आपका किसके साथ जाएगा, 6 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। और 1 कहने का मतलब है कि साम्यीकरण, ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, साम्यीकरण। तो इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में आपका बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के बच्चों के विचार के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है। अब यहाँ देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा और अच्छे से इसमें बनाइएगा कि क्या इसका सटीक आंसर होने वाला है। तो 4 ऑप्शन में इसका जो सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। यानी कहने का मतलब वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया है कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती है जिनमें वही कार्य सम्मिलित होते हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर पाते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग बताए थे कि जैसे ही सहायता की बात आएगा तो पाड़, जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे स्कैफोल्डिंग के बारे में, तो ये जो पाड़ होता है कि बच्चों को थोड़ा सा कहीं पे समस्या होता है तो वहाँ पे किसी टीचर के वजह के सपोर्ट के कारण उस समस्या को समाधान ईजिली पूर्वक वो कर पाते हैं। तो इसका जो सटीक आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 में हम लोग अच्छे से ध्यान देंगे और 8 में क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक शिक्षिका किस संरचना का उपयोग करती है जब वह एक बच्ची की जिगसॉ पहेली बनाने में सहायता करती है, इशारे व संकेत से। अब यहाँ देखिएगा 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है और यहाँ पे क्या सटीक आंसर होगा। तो जैसा कि अभी हमने बताया सहायता की बात यहाँ इशारे और संकेत से, यानी कहीं ना कहीं बच्चे को हेल्प मिल रहा है, तो इसका जो आपका सटीक आंसर जाएगा पाड़ स्कैफोल्डिंग, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में आपका क्वेश्चन बोला जा रहा है अभिकथन ए में एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। कारण में बोला जा रहा है बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक होता है। तो ये तो आप जैसे ही आप पढ़े होंगे तो ये चीज़ तो आप ऐसे ही नेगेटिव कर दिए कि ये तो खैर होगा ही नहीं, क्योंकि जैसे ही तानाशाह की बात आएगी तो आप टीचर को तानाशाह कभी नहीं होना चाहिए। जब तानाशाह होंगे तो बच्चे कभी सीख नहीं सकते हैं। और देखिएगा यहाँ पे ए में क्या बोला जा रहा है कि एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होता है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करता है। अब बताइए कि जैसे ही यहाँ पे कठोर की बात आएगा तो कठोर तो खैर होगा ही नहीं, क्योंकि जब कठोर संरचित पाठ्यक्रम होगा तो बच्चा कभी सीख ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग आपका जो सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों गलत है। तो ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 10 में आपका बोला जा रहा है निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। अब आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आप ध्यान से देखिएगा और इसका सटीक आंसर कीजिएगा। तो इसमें जो आपका सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा, गतिविधियाँ कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलेंगे, 11 की ओर, 12 नहीं 11।
अमृत तर्क देता है कि हम कानून को बदल सकते हैं यदि वे समाज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार अमृत नैतिक तर्क की किस अवस्था में आता है? अब देखिए यहाँ कोहलबर्ग की जैसे ही बात आई तो कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो नैतिक का सिद्धांत। ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि नैतिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है। तो इसमें आप देखिएगा 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसमें जो आपका सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। 12 में बोला जा रहा है हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में खाली स्थान बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। अब इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, इसमें जो सटीक आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा, अंतः वैयक्तिक। ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की लड़की बोली, यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती। यह वाक्य क्या दर्शाता है? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छी प्रश्न है, आप देखिएगा। तो इसमें जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें से जो आपका सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 की ओर जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता। तो अब बोलिएगा कि सर यहाँ पे जेंडर रूढ़िवादिता होगा आखिर कैसे? तो ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि जैसे ही एक 5 साल की बच्ची को खिलौना दिया जाता है या कुछ भी कार दिया जाए या कुछ भी, तो सीधे बोल रही है कि यह लड़कियां जो है कारों से नहीं खेलती है। तो कहीं ना कहीं उसके मन में पहले से ही ये चीज़ ऑब्जर्व करवाया गया है कि जो बच्ची होती है, मतलब लड़की जो होती है, कभी भी मतलब कि खिलौना से कार से नहीं खेलती है, और जो लड़के होते हैं वो कभी रोते नहीं हैं। ये सब जितना है सब रूढ़िवादिता के अंतर्गत ही आएगा। कहीं ना कहीं ये पहले से परंपरागत रूप से चलते आ रहा है, तो इसी वजह से ऐसा सोचने को मिलता है। तो इसका जो सटीक आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। कक्षा में सांस्कृतिक व भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी निधि प्रभावी होगी? अब यहाँ देखिएगा 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, 4 ऑप्शन आप ध्यान से देखिएगा, और इसका जो सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा, विभिन्नताओं को अभाव के रूप में न देखना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 4 ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, इसमें से एक आपका आंसर होगा जो ध्यान देने लायक है। तो इसमें जो आपका सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। यह आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 में बोला जा रहा है समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? अब बस इसको एकदम अच्छे से ध्यान देना और पढ़ना है। तो समावेशी शिक्षा के बारे में जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, तो इसमें जो आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा, व्यक्तिगत मतभेद का ध्यान और सम्मान। ये आपका सटीक आंसर जाएगा 16 का, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन 2 सही होगा। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैकल्य की पहचान है? 17 में देखिएगा, और ऑप्शन आपके 4 प्रस्तुत किए गए हैं। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा, वी को डी के रूप में 21 को 12 लिखना, यानी कि ये आपका जो होगा सटीक आंसर जाएगा। पठन वैकल्य के बारे में बोला गया है। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 की ओर। तो 18 में आपका बोला गया है वे विद्यार्थी जिन्हें स्वालीनता है उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है? अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, आपके सामने 4 ऑप्शन प्रस्तुत किए गए हैं। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा और जो सही आंसर है उसे टिक करना है। तो इसमें जो सही आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा, यानी कि अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती, ये आपका सटीक आंसर जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 में बोला जा रहा है वे विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है? अब इसमें देखना है 4 आपके ऑप्शन दिए हुए हैं,
और 4 ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए बताना है। तो इसमें जो आपका सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ, यानी सुलभ अवसंरचना एवं इमारतें, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए जैसे कि 3 ऑप्शन आप देख रहे हैं कि तीनों का तीनों जो आपका ऑप्शन है ये सही नहीं है। विद्यार्थियों का अलगाव ये नहीं होना चाहिए, शिक्षकों का पक्षपात रवैया ये नहीं होना चाहिए, साथियों के बीच सहानुभूति और दया ये भी नहीं होना चाहिए, यानी कि ये तीनों का तीनों आपका ऑप्शन गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो 20 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थी को सम्मिलित करने में सहायक होगा। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो इसमें जो आपका सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा, यानी कि आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना, ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है, किस सिद्धांत पर आधारित कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके व चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, और जैसे ही भागीदारी और ये चर्चा करने की बात आई तो इसमें जो आपका सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा, सामाजिक संरचनावादी। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, सार्थक अधिगम। अब इसके बारे में 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो इसमें जो आपका सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, सार्थक अधिगम में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान की प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है। नेक्स्ट हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 23 में आपके दिए हुए हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई है। बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ जो आपका दिया हुआ नहीं के सेंस में दिया हुआ है, यानी कि नहीं की गई है, ये ध्यान देना है क्या के बारे में बोला गया है कि नहीं की गई है। अब आप यहाँ पे 4 ऑप्शन आप ध्यान से पढ़िएगा और उसमें जो सटीक होगा वो आपको टिक करना है। तो यहाँ पे जैसा कि देखने को मिल रहा है कि नहीं के सेंस में यानी निगेटिव में हमको खोजना है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर जाएगा, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा, यानी कि BCD। ये ध्यान देने वाली बात है, BCD में आपका कितना सारा आ रहा है, यानी योगात्मक मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में वृद्धि, प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी, ये 3 का 3 आपका गलत होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रतिक्रियाओं और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है। अब यहाँ पे देखिएगा आपका 4 ऑप्शन दिया है, जिसमें पहला है किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार करने के लिए कार्य पत्रक करना, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुक्त लक्ष्य। देखिए ये आपका सही लग रहा है। अब बाकी आगे का ऑप्शन आप ध्यान दीजिएगा कि इससे भी सटीक कोई रहेगा तो वही आपका आंसर होगा। नगद पुरस्कार जीतने के लिए परीक्षा की तैयारी करना, देख ये कभी भी, अब देखिए पुरस्कार जीतने के लिए परीक्षा की तैयारी करना, तो ये कहीं ना कहीं सही बात नहीं है। कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए किसी विषय की अतिरिक्त कक्षाएं लेना, ये भी आपका कहीं ना कहीं रॉन्ग वे में है कि अब बताइए कि फर्स्ट आने के लिए सिर्फ किसी विषय पे अतिरिक्त कक्षा लेना, एक्स्ट्रा लेना, तो वो सही नहीं है। दूसरों से पिछड़ा प्रदर्शन न करने के लिए कड़ी मेहनत करना, ये भी आपका रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। तो नेक्स्ट हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया, विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए। ये देखिए जैसा कि ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पिछले जो हम लोग प्रीवियस ईयर करवाए थे उसमें आपका ये क्वेश्चन देखने को मिला था शायद। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और हल करते हैं। तो इसमें जो आपका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा, बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 में आपका बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें आपका सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना, ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 में बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें आपका सबसे सटीक, ये चीज़ पहले भी बता चुके हैं कि चर्चा और संवाद
किसी भी चीज़ पर चर्चा होना चाहिए, उस पर संवाद होना चाहिए, यानी बात विचार होते रहना चाहिए। ये आपका सटीक आंसर जाएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के साथ। 28 में आपका बोला जा रहा है, प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में खाली स्थान को सक्रिय करना चाहिए। अब देखिए, प्रभावी शिक्षा के लिए शिक्षिका को विद्यार्थी के अंदर क्या करना चाहिए, जो एक्टिव क्या करना चाहिए, उस चीज़ को आपको देखना है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्षमता को अस्थायी मानने की अवधारणा, जी नहीं। क्षमता में के वृद्धिशील होने की धारणा, कहीं ना कहीं ये आपको सही लग रहा है। प्रतिस्पर्धा की भावना, ये नहीं। हीनता की भावना तो और नहीं हो सकता, यानी कि इसमें जो सटीक आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। देखिए यहाँ सबसे पहले तो बाह्य अभिप्रेरणा के बारे में बोला गया और यहाँ नहीं है, कहीं ना कहीं नहीं के सेंस में दिया है, तो ये ध्यान देने वाली बात है और इसको अच्छे से सही सोच समझकर आपको करना है। तो इसका जो नहीं का सेंस में आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में सम्मिलित होना, ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा बाह्य अभिप्रेरणा के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन आपका है सीडीपी का, जो कि प्रीवियस ईयर पूछा गया था उसके बारे में। खाली स्थान के उपयोग से विद्यार्थियों की उपलब्धि में खाली स्थान होने की संभावना है। अब इसमें देखिए 4 ऑप्शन आपका देखेंगे, तो मान लीजिए इसमें चारों को सेट करेंगे एक एक करके, उस अनुसार से देखेंगे। इसका थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही है। तो देखेंगे सामाजिक के उपयोग से विद्यार्थियों की उपलब्धि में, सामाजिक सहयोग के उपयोग से विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि होने की संभावना है। ये देखिए आपका सबसे सटीक आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सीटेट पिछले ईयर मतलब कि 2022 का इसी ईयर में 8 जनवरी को पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये 30 था आपका सीडीपी का क्वेश्चन। तो इसी तरह से आगे और भी क्वेश्चन आपका आता रहेगा। जो भी इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जितनी भी न्यू मतलब कि जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है सारा का सारा इसी वीडियो के माध्यम से आपको कराया जाएगा। और आगे जैसा कि देखने को मिल रहा है ईवीएस के को भी लेकर आएंगे 30-30 क्वेश्चन करके, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर नहीं छूटे और अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, ताकि 30 में आपका 30 मार्क्स ईजिली आ सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, इतना ही रहेगा आज के लिए। चलिए धन्यवाद।